Hello students, how are you? In previous lectures, we have been discussed about splitting and octahedral complexes, tetrahedral complexes and square planar complexes. आज हम पढ़ने जा रहे हैं CFSE के बारे में. CFSE क्या होती है, किस प्रकार से CFSE कैलकुलेट की जाती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में. ठीक है, CFSE एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपके एग्जाम में CFSE से क्वेश्चन हर बार, मैं ये कहूँगा कि लगभग आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है. तो CFSE अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, लेकिन CFSE को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है. इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इस चीज़ को हम देखेंगे. इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं उससे. तो सबसे पहले अपन सीखते हैं इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं, क्योंकि जब हमें ये पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में किस तरीके से भरे जाते हैं. वैसे तो आपको भरना आता है हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल के अकॉर्डिंग, आबो सिद्धांत के अकॉर्डिंग, पाउली के नियम के अकॉर्डिंग, ये आपको पता है किस प्रकार से भरे जाते हैं. लेकिन इन स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फुलफिल किए जाते हैं इन ऑर्बिटल्स. ओके, ठीक है. तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का भरना. इलेक्ट्रॉनों का भरना यानी इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे. अरे भाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे कहाँ, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ऑर्बिटल्स में. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे किसमें, ऑर्बिटल्स में. ठीक है, तो देखो भैया मैंने ये यहाँ पर डी सबसेल बना दिया और इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5. ठीक है, ये तो मेटल है. ये कब की कंडीशन है, मेटल है, डिजेनरेटेड स्टेट है यहाँ पर. ठीक है, यानी ये पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है. ठीक है, अब बात करता हूं मैं सबसे पहले चतुष्फलकीय संकुलों के लिए. बात करता हूं सबसे पहले मैं चतुष्फलकीय संकुलों के लिए. इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से फुलफिल किए जाते हैं. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग कैसे होती है. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपको पता है स्प्लिटिंग होती है इस प्रकार से, जिसमें यहाँ तो रहते हैं आपके कौन, E ऑर्बिटल्स, और यहाँ पर जाते हैं T2 ऑर्बिटल्स. ठीक है, ये आपस में स्प्लिटेड हो गए. इनके बीच का जो एनर्जी गैप है दैट विल बी कॉल्ड, क्या होगा, डेल टी. ठीक है, और ये यहाँ पर इस जो पैरामीटर है इसे कितना नीचे जाएगा, -0 पॉइंट कितना होगा, दो कितने होगी, 4. कैसे पता लगाते हैं, ये 6 आएगा कि 4 आएगा. यहाँ पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 4 को 6 से मल्टीप्लाई, मतलब ये एक देसी तरीका याद रखने का. ठीक है, बाकी तो आपको याद करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर कितने आते हैं, यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी. ठीक है, अब देखो एक कंडीशन है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ. ठीक है, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए हमेशा डेल टी का मान कम होता है रेदर देन पेयरिंग एनर्जी. यानी कि P का मतलब क्या होता है यहाँ पर, पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा. पेयरिंग एनर्जी का मान हमेशा इस विपाटन ऊर्जा से ज़्यादा होता है. ये क्या मतलब है, ये आगे अपन जब इलेक्ट्रॉन को भरेंगे ना 1 by 1 तब आपको पता लगेगा कि मैंने क्या बताया. ठीक है, ये याद रखना आप लोग कि पेयरिंग एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल टी. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनों का भरना. मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है किसी कॉम्प्लेक्स में, ये पहला इलेक्ट्रॉन. अभी पहला इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा. अब यदि मैं कहूँ आपसे कि मुझे इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैं क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल्स में, E वाले में. T2 में क्या कोई ऑर्बिटल दिख रहे हैं, T2 ऑर्बिटल में क्या आपको कोई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे. तो E में कितने हैं, 1, और T2 में कितने हैं, 0. ओके, अब मान लीजिए दूसरे इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे अपन, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहीं पे भरा जाएगा ये. ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, E2 T2 0.
अब तीसरा इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर दिया। अब सवाल उठता है कि तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा यानी कि ई में रहेगा या फिर T2 में जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी बात डिपेंड करती है इस वाली चीज़ पर। ठीक है ना, कि भाई पेयरिंग एनर्जी तो है ज़्यादा और डेल टी कम। डेल टी का मतलब ये गैप जो है ना वो कम है, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। तो देखो भैया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ रहने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, जबकि यहाँ जाने के लिए कम ऊर्जा चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों रहेगा? ठीक है भाई, उसको इतनी ऊर्जा तो मिल ही रही है कि ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, जबकि यहाँ रहने के लिए उसको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, बिकॉज पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल टी। पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा है किससे? डेल टी से। तो इलेक्ट्रॉन ई में ना भर के, ई में पैर्ड ना होकर के कहाँ पहुँच जाता है? T2 में। ओके, अब यदि मैं इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो ई में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब बताओ चौथा कहाँ जाएगा? 1 2 3 4, चौथा यहीं जाएगा। तो चौथा इलेक्ट्रॉन कैसे भर दिया अपन ने? ई में कितने हैं? 2। T2 में कितने हैं? 2। ओके, पांचवा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, तो ई में 2 और T2 में 3। बात समझ में आ गई? अब देखो इधर, जब आपको ऐसी कंडीशन दिखाई देना तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा बन रहा है? ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि यदि 5 इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से भरोगे ना तब इसका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा आएगा, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से भरते हैं तब। यदि मान लीजिए आप पेयरिंग करके भर देते ना तो 2 यहाँ आ जाते, 2 यहाँ आ जाते, 1 ऊपर चला जाता, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही बचता। इसीलिए ऐसे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनको बोलते हैं हाई स्पिन। हाई स्पिन का मतलब, क्योंकि जो आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हो वो स्पिन ओनली फार्मूला से कैलकुलेट करते हो। और स्पिन ओनली फार्मूला से आप कैसे कैलकुलेट करते हो? उसमें आप ये देखते हो कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा हैं यानी कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं अपन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है, उच्च चक्रण संकुल। और एक बात याद रखना कि चतुष्फलकीय संकुलों के लिए सदैव ये कंडीशन फॉलो होती है, यानी चतुष्फलकीय संकुलों के लिए हमेशा पेयरिंग एनर्जी का मान डेल टी से ज़्यादा होता है। इसी वजह से चतुष्फलकीय संकुल सदैव उच्च चक्रण संकुल का निर्माण करते हैं। यानी कि मैं ये कहूँगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में कि चतुष्फलकीय संकुल सदैव उच्च चक्रण संकुल का निर्माण क्यों करते हैं, समझाइए। तो आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब एक एक करके इलेक्ट्रॉन सारे बढ़ते हैं। अब देखो अगला इलेक्ट्रॉन आया, कितना? छठा इलेक्ट्रॉन आया। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? छठा इलेक्ट्रॉन आया। छठा इलेक्ट्रॉन आया तो बताओ अब छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ पर। यदि मैं आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछूं छठे इलेक्ट्रॉन की तो बताओ ई में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो ई तो 3 हो गया। T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। T2 3। अब सातवां इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पर आ जाएगा। अब बताओ सातवें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कंडीशन हो गई? यहाँ पर ई में कितने हो गए? 4। T2 में कितने हो गए? 3। आठवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं यदि आपसे पूछूं आठवां इलेक्ट्रॉन बताओ कहाँ पर आ जाएगा? बताओ कहाँ पर आएंगे? 1 5 यहाँ पर थे, 6 7 8वां यहाँ। तो अब देखो ई में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो T2 हो गया 4। 9वां इलेक्ट्रॉन बताओ कहाँ भरा जाएगा? 9वां इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो गया? E4 T2 5। 10वां इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा तो क्या हो जाएगा? E4 T2 6। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यानी इलेक्ट्रॉनों को भरना पता लग गया। एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो जाएगा, 2 के लिए 3 4 5 6 7 8 9 10, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स तो भर सकते हैं अपन इनके अंदर। ठीक है, ये हमने देखा है चतुष्फलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाते हैं। बात समझ में आ गई? ध्यान रखना भैया ये किस तरीके से भरे जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं अपन अष्टफलकीय संकुलों में। ठीक है, ये मैं साफ कर देता हूँ यहाँ से। अष्टफलकीय संकुलों में जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं
तो यहाँ पर दो कंडीशंस अपने पास आती है, क्योंकि अष्टफलकीय संकुल निम्न चक्रण संकुल भी होते हैं और उच्च चक्रण संकुल भी होते हैं। जब अष्टफलकीय संकुल निम्न चक्रण संकुल होंगे तो उस कंडीशन में उनकी युग्मन ऊर्जा का मान कम होता है। जब वो उच्च चक्रण संकुल होते हैं तो युग्मन ऊर्जा का मान कम होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं किसके लिए, अष्टफलकीय संकुल के लिए। अष्टफलकीय संकुल के लिए अब हम देखते हैं अष्टफलकीय संकुल के लिए। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन अष्टफलकीय संकुल के लिए अपन देखते हैं कब, मान लीजिए डेल ओ, देखो इधर डेल ओ का मान ज़्यादा है किससे, पी से, यानी कि युग्मन ऊर्जा कम है। तो इसका मतलब संकुल कैसा बनेगा, ये निम्न चक्रण संकुल, इसको बोलते हैं अपन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अष्टफलकीय को बोलते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल, संकुल को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देखते हैं अपन कैसे भरेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पे इनके बीच का गैप डेल ओ, इसको बोलेंगे T2G, इसको बोलेंगे Eg, यही तो देखा था अपन ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना नीचे आता है, ये -0 मैंने बताया था याद करने का तरीका। ठीक है, इसमें ओके 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन भरे थे, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ठीक है, बताओ यहाँ पर आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसके लिए, T2G1 Eg 0, देखो यही होगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा तो क्या होगा, T2G2 Eg 0। तीसरा इलेक्ट्रॉन T2G3 यहीं तो पर आ जाएगा, Eg 0। अब चौथा इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं तभी तो कंडीशन अप्लाई होगी अपनी, क्या होगी, चौथा इलेक्ट्रॉन देखो इधर, ये यहाँ पर रहेगा कि यहाँ जाएगा भाई, या तो T2G में युग्मित होगा या Eg में जाएगा। तो कंडीशन यहाँ से देखो, डेल ओ का मान ज़्यादा है, यानी यहाँ से ये गैप, एनर्जी गैप क्या है, ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को युग्मित होने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता है। बात समझ रहे हो, युग्मित होने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता है और यहाँ Eg में जाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। तो इलेक्ट्रॉन Eg में न जाकर के यहीं पर युग्मित हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कम युग्मन ऊर्जा चाहिए उसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2G 4 Eg 0, ध्यान रखना है कम है युग्मन ऊर्जा तो युग्मित ही होगा। पांचवा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरेंगे, क्या हो जाएगा, T2G5 Eg 0। छठवां इलेक्ट्रॉन यहीं पर, छठवां इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, T2G6 Eg 0। सातवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, अब क्या होगा, T2G6 Eg 1। आठवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, T2G6 Eg 2 यहाँ पर। नौवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, T2G6 Eg 3। 10वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, T2G6 और Eg 4। बात समझ में आ गई। ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, कब, जब डेल ओ का मान ज़्यादा हो और डेल ओ का मान ज़्यादा हो और पेयरिंग एनर्जी का मान कम हो, तब हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। बात समझ में आ गई।
ये पहली कंडीशन थी अष्टफल के संकुलों में, जब डेल ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। अब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है। ठीक है, ये पहली कंडीशन थी मैंने कब, जब डेल ओ ग्रेटर देन पी। इस कंडीशन में मैंने ये बना दिया। ठीक है, अब इधर देखो, बात समझ में आ गई है? ये मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, दिख रहा है? मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिखी है कि डेल ओ ग्रेटर देन पी। अब देखो इधर दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन कौन सी है इसकी? ये हो सकती है कि डेल ओ कम हो और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो। ये कंडीशन होगी तो इसको अपन बोलेंगे उच्च चक्रण संकुल, यानी इसको बोला जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं इनमें। ठीक है, अब मैं इधर बना देता हूँ कौन सी कंडीशन के लिए, जब डेल ओ, ये कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन के लिए मैं बताता हूँ। पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तो यहीं पे जाएगा। ठीक है ना, पहला इलेक्ट्रॉन यहीं जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन T2G1 Eg0, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहीं पर, तो क्या होगा कंडीशन? T2G2 Eg0, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहीं पर, तो T2G3 Eg0। अब चौथे इलेक्ट्रॉन में अपने यहाँ पर कंडीशन से अप्लाई होगी। चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेगा कि ऊपर जाएगा? ये कंडीशन देखो भाई, यदि यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन को भर रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। इट मीन्स पेयरिंग एनर्जी कम है रादर देन डेल ओ, जबकि ऐसा तो है नहीं। वास्तव में तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है और डेल ओ कम है। डेल ओ कम है, इसका मतलब ये एनर्जी गैप कम है। एनर्जी गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहने के बजाय यहाँ ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो यहाँ पर युग्मित ना हो करके इजी में जाएगा। क्यों? क्योंकि इजी में उसके लिए ये डेल ओ का मान कम है, जबकि यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये हो गया T2G3 और Eg1। पाँचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पाँचवा इजी में जाएगा। अब तो बिल्कुल सिंपल है, तो अब क्या बन जाएगा? T2G3 Eg2। छठवां इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। अब तो यहाँ पर आ जाएगा छठवां इलेक्ट्रॉन। तो छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? T2G4 Eg2। सातवें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? ये कंडीशन T2G5 Eg2। छठवें इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आठवें इलेक्ट्रॉन के लिए देखो भैया, आठवें इलेक्ट्रॉन के लिए ये कंडीशन T2G6 Eg2। नौवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा T2G6 Eg3। 10वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा T2G6 Eg4। क्लियर है भैया? अब यहाँ पर आप एक चीज़ आपने देखी क्या, अष्टफलकीय में जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो चाहे से संकुल उच्च चक्रण हो या संकुल निम्न चक्रण, ये तो कहाँ के लिए है? ये तो उच्च चक्रण के लिए ही, निम्न उच्च चक्रण या निम्न चक्रण, दोनों में इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका सेम है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम है। 9 इलेक्ट्रॉन होंगे तो तब भी सेम है, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो तब भी सेम है, बाकी में थोड़ा अलग अलग है। बात समझ में आई?
ठीक है, ये था इलेक्ट्रॉनों के भरने का तरीका। ये बहुत इम्पोर्टेंट है भैया, CFSE सीखने से पहले आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, तभी हम आगे CFSE देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ CFSE की। ठीक है, ओके, मैं इसे साफ कर देता हूँ। तो अब हमने देख लिया है इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है भैया, अब इसके बाद में हम देखेंगे CFSE कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, CFSE कैसे कैलकुलेट की जाती है। अष्टफलकीय के लिए अलग तरीका होता है और चतुष्फलकीय के लिए अलग तरीका होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अष्टफलकीय के लिए। ठीक है, देखो जरा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले CFSE। तो भैया सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि CFSE होती क्या है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा की। ये CFSE होती क्या है, पहले तो अपन ये देखते हैं कि CFSE के बारे में। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से मतलब ये होता है कि वो अमाउंट होती है, इट इज़ द अमाउंट, यानी कि कौन सी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। मेरा मतलब ये है कि जब संकुल यानी संकुल निर्माण के दौरान, संकुल निर्माण के दौरान मुक्त हुई ऊष्मा, मुक्त हुई ऊष्मा CFSE कहलाती है। बात समझ में आ गई? देखो इधर, जब मेटल के पास में कौन आएगा, लिगेंड आएगा, तो और मेटल और लिगेंड आपस में मिलकर के एक संकुल का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो जब संकुल बनेगा उस दौरान कुछ ऊष्मा मुक्त होती है, और मुक्त होती है उसी ऊष्मा को क्या नाम दिया गया है, CFSE। बात समझ में आ गई? इसे बोलते हैं अपन CFSE। अब देखो भैया, ये ऊष्मा क्या हो रही है, रिलीज्ड। ये ऊष्मा क्या हो रही है, रिलीज्ड। और आपको पता है जो ऊष्मा रिलीज होती है उसका मान क्या होता है, ऋणात्मक। ऋणात्मक हो सकता है, या फिर इसका CFSE हो सकता है कि उसमें कुछ मुक्ति ना हो। तो देखो भैया, इसका मान ऋणात्मक हो सकता है, इसका मान क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। CFSE का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, CFSE का मान शून्य भी हो सकता है, लेकिन धनात्मक नहीं हो सकता, लेकिन धनात्मक नहीं हो सकता, कभी भी धनात्मक। और अगला पॉइंट क्या है कि CFSE का मान जितना ज़्यादा होगा, इट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स बनेगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी, या मैं ये कहूँ संकुल की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। बात समझ में आई? CFSE का मान जितना ज़्यादा होगा वो तंत्र या वो संकुल उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। बात समझ में आ गई? अब एक चीज़ और देखो, आप यहाँ पर ये हालांकि कैलकुलेट करोगे तब भी पता लग जाएगा, फिर भी एक मैं एक पॉइंट के रूप में ये बात बता देता हूँ कि जितने भी अर्धपूरित होते हैं ना विन्यास, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, अर्धपूरित विन्यास या पूर्ण पूरित विन्यास, अर्धपूरित विन्यास या पूर्ण पूरित विन्यास के लिए CFSE का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। CFSE क्या होती है, जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड CFSE। CFSE में भी
नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव कभी भी नहीं हो सकती। इसके अलावा ये जो होती है CFSE डायरेक्ट आपको सिस्टम की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से कोरिलेट कराती है। इट मीन्स CFSE जितनी ज़्यादा होगी दैट मीन्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी डिक्रीज, उतनी कम होगी, एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विल बी इंक्रीज। यानी सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है, या मैं ये कहूँ कि कॉम्प्लेक्स की जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए CFSE की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। बात समझ में आ गई? ये कहानी किसके बारे में थी? CFSE के बारे में। अब हम देखते हैं CFSE कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं CFSE कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, CFSE को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कैलकुलेशन ऑफ CFSE, CFSE की गणना। ठीक है, CFSE की गणना। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं अष्टफलकीय संकुल के लिए। सबसे पहले बात करते हैं अपन अष्टफलकीय संकुल के लिए। तो अष्टफलकीय संकुल में आपको पता है, देखो फॉर्मूला को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ इसको किस तरीके से याद करना है। ये तो पता है आपको अष्टफलकीय संकुलों में विभाजन कैसे होता है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, T2G, और यहाँ पर ये अपन बात कर चुके हैं। ये एनर्जी गैप कहलाता है डेल ओ। ये कितना नीचे आएगा? -0.4 डेल ओ। ये कितना ऊपर जाएगा? +0.6 डेल ओ। बात समझ में आ गई? अब देखो इसका फॉर्मूला बनाते हैं अपन CFSE का। CFSE ज्ञात करने का तरीका कितना नीचे है ये? -0.4 n T2G प्लस, ठीक है, कितना ऊपर? 0.6 n EG डेल ओ प्लस MP। ये फॉर्मूला है। कितना नीचे? -0.4 n, n का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर n का मतलब क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n T2G का मतलब T2G कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n EG का मतलब EG कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, m का मतलब क्या है यहाँ पर? अब हम बात करते हैं यहाँ पर m की। m दरअसल क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या किसमें? विपाटित ऊर्जा स्तर में। बात समझ आ गई? विपाटित ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। ये इन स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स माइनस DSSF, माइनस DSSF। ठीक है भैया, अब मैं आपको बताता हूँ ये DSSF क्या चीज़ है। ठीक है, देखो इधर इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या किसमें? विपाटित ऊर्जा स्तर में, या मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर इन स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स माइनस DSSF। अब सवाल आपके दिमाग में है कि यार बोलो सर ये DSSF क्या चीज़ है? देखो इधर एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2 3 4।
इन चारों को मैं यहाँ कैसे भरूँगा, थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया इलेक्ट्रॉनों को भरना। यदि युग्मन ऊर्जा का मान कम है यानी निम्न चक्रण संकुल बन रहा है तो कैसे बताएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स, यानी इस विपाटित ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी है, 1। इसमें कितनी है, 0, 1 माइनस 0 1, आंसर आ गया m का मान। बात समझ में आई, यानी कि DSSF का मतलब होता है डी सबसेल इन स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड। स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड में आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं वो चीज़ है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से भर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हो गए, यहाँ पर दिया, इसी तरीके से भरूंगा 7 थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पर कितना हो गया, 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर स्प्लिटेड एनर्जी लेवल 3 हो गए, माइनस DSSF कितने हो गए, 2, 3 माइनस 2 1, आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। इस तरीके से अपन यहाँ पर इसको भरते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देता हूँ मैं, उससे अपन को कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आप लोग को, क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, D6 निम्न चक्रण संकुल के लिए CFSE कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले D6 का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था निम्न चक्रण होगा तो T2G6 ईजी, जो पहले बताया था वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब देखो इधर इलेक्ट्रॉन भरो, ए से तो भरोगे 1 2 3 4 5 6, इनको कैसे भरोगे 1 2 3 4 5 6। देखो CFSE क्या आएगी, आंसर आएगा -0.4। n का मतलब n T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इंटू 6 प्लस n ईजी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हो गए ना, यहाँ पर कितने हैं, 0 इंटू ईजी, 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, ठीक है। डेल ओ प्लस m का मान कितना आएगा बताओ, P यानी पेयरिंग एनर्जी तो कांस्टेंट है इन सब के लिए, तो उसको तो वो तो अलग से यदि कोई दे रखी हो तब बात अलग है, क्वेश्चन में आ जाए कि इसके लिए युग्मन ऊर्जा का मान इतना है। वैसे आप किस तरीके का क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, तो ठीक है। अब बताओ इसमें m का मान कितना आएगा, 1 2 3 तो क्या है यहाँ पर स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें कितने हैं 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो कितना आएगा इसका आंसर 2p, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। ठीक है भैया, ओके। अब इस तरीके से अपन और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है।